परिचय, क्या, कहाँ, कैसे और कब? रशीदा का सवाल। रशीदा अखबार पढ़ने बैठी। अचानक उसकी नजर एक छोटे से शीर्षक पर पड़ी। 100 साल पहले। उसने सोचा, कोई कैसे जान सकता है कि इतने साल पहले क्या हुआ था? पता लगाना कि कल क्या हुआ था। आप रेडियो सुन सकते थे, टीवी देख सकते थे, अखबार पढ़ सकते थे। पिछले साल, किसी से पूछो जिसे याद है। लेकिन लंबे समय के बारे में क्या? आइए देखें कि प्रकाशन कैसे किया जा सकता है। हम अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं? ऐसी कई बातें हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि लोग क्या खाते थे, किस तरह के कपड़े पहनते थे, किस घर में रहते थे। हम शिकारियों, चरवाहों, किसानों, शासकों, व्यापारियों, पुजारियों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों और वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में पता लगा सकते हैं। हम बच्चों द्वारा खेले जाने वाले खेलों, उनके द्वारा सुनी गई कहानियों, उनके द्वारा देखे गए नाटकों, उनके द्वारा गाए गए गीतों के बारे में भी पता लगा सकते हैं। लोग कहाँ रहते थे? मानचित्र 1, पृष्ठ 2 पर नर्मदा नदी को ढूंढो। लोग इस नदी के किनारे कई लाख वर्षों से रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले कुछ शुरुआती लोग कुशल संग्राहक थे, यानी वे लोग जो अपना भोजन इकट्ठा करते थे। वे आसपास के जंगलों में पौधों की विशाल संपत्ति के बारे में जानते थे और अपने भोजन के लिए जड़ें, फल और अन्य वन उपज एकत्र करते थे। वे जानवरों का भी शिकार करते थे। इंट्रोडक्शन। What, where, how and when? Rashida's question. Rashida sat reading the newspaper. Suddenly his eyes fell on a small title. 100 years ago, he thought, how can anyone know what happened so many years ago? Finding out what happened yesterday. You could listen to the radio, watch TV, read the newspaper. Last year. Ask anyone who remembers. But what about long term? Let us see how publication can be done. What can we know about the past? There are many things from which we can find out what people ate, what kind of clothes they wore, what houses they lived in. We can trace the lives of hunters, herders, farmers, rulers, traders, priests, craftsmen, artists, musicians and scientists. We can also find out about the games children play, the stories they listen to, the plays they watch, the songs they sing. Where did the people live? Find the Narmada River on map 1, page 2. People have been living on the banks of this river for millions of years. Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers, that is, people who gathered their own food. They were aware of the vast wealth of plants in the surrounding forests, and collected roots, fruits and other forest produce for their food. They also used to hunt animals. अब उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किर्थ पहाड़ियों को खोजें। कुछ क्षेत्र जहां महिलाओं और पुरुषों ने सबसे पहले लगभग 1000 साल पहले गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाना शुरू किया था, वे यहाँ स्थित हैं। लोग भेड़, बकरी और मवेशी जैसे पशुओं को पालने लगे और गांवों में रहने लगे। उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ियों और मध्य भारत में विंध्य का पता लगाएं। ये कुछ अन्य क्षेत्र थे जहां नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथार हिल्स। To the northwest, some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8000 years ago are located here. People also began rearing animals like sheep, goat, and cattle, and lived in villages. Locate the Garo hills to the northeast and the Vindhyas in central India. These were some of the other areas where कृषि विकसित, जिन स्थानों पर चावल का सामना करना पड़ रहा था। ये एक ऐसा नक्शा है जिसे सबसे पहले विकसित किया गया है जो विंध्य के उत्तर में है। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों का पता लगाएं। सहायक नदियां छोटी नदियां हैं जो एक बड़ी नदी में बहती हैं। लगभग 4700 साल पहले
इन नदियों के किनारे कुछ शुरुआती शहर फले फूले। बाद में करीब 2500 साल पहले गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे और समुद्र के किनारे शहरों का विकास हुआ। गंगा और उसकी सहायक नदी सोन का पता लगाएं। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण में इन नदियों के किनारे का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था, जो अब बिहार राज्य में स्थित है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली और पर्वतीय थे और उन्होंने एक बड़ा राज्य स्थापित किया। देश के अन्य भागों में भी राज्यों की स्थापना की गई। दक्षिण एशिया के भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका के वर्तमान देशों सहित और अफगानिस्तान, ईरान के पड़ोसी देश चीन और म्यांमार दक्षिण एशिया को प्रायः एक उपमहाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि यह महाद्वीप से छोटा होते हुए भी बहुत बड़ा है और एशिया के बाकी हिस्सों से सेम द्वारा अलग किया गया है। वह पूरी पहाड़ियों में लोगों ने उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में यात्रा की। हिमालय, रेगिस्तान, नदियों और समुद्र सहित पहाड़ियों और ऊंचे पहाड़ों ने कई बार यात्रा को खतरनाक बना दिया, लेकिन असंभव कभी नहीं। इसलिए पुरुषों और महिलाओं ने आजीविका की तलाश में और बाढ़ या सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए भी पलायन किया। कभी कभी पुरुष सेनाओं में मार्च करते थे, दूसरों की भूमि पर विजय प्राप्त करते थे। इसके अलावा व्यापारी कारवां या जहाजों के साथ यात्रा करते थे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूल्यवान सामान ले जाते थे और धार्मिक गुरु रास्ते में निर्देश और सलाह देने के लिए रुकते हुए गांव-गांव, शहर-शहर घूमते रहे। अंत में कुछ लोगों ने शायद रोमांच की भावना से प्रेरित यात्रा की, जो नए और रोमांचक स्थानों की खोज करना चाहते थे। इन सभी के कारण लोगों के बीच विचारों का आदान प्रदान हुआ। आजकल लोग यात्रा क्यों करते हैं? मानचित्र 1 को एक बार और देखें। पहाड़ियां, पर्वत और पर्वत उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमाएं बनाते हैं, जबकि इन सीमाओं को पार करना कठिन था। जो चाहते थे वे पहाड़ों को नाप सकते थे और लंघ सकते थे। एग्रीकल्चर डेवलप्ड द प्लेसेस वेयर राइस वाज फेसिंग पेज। This is a map first grown up to the north of the Vindhyas. Trace the river Indus and its tributaries. Tributaries are smaller rivers that flow into a larger river. About 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers. Later, about 2,500 years ago, cities developed on the banks of the Ganga and its tributaries, and along the sea coasts. Locate the Ganga and its tributary called the Sun. In ancient times, the area along these rivers to the south of the Ganga was known as Magadha, now lying in the state of Bihar. Its rulers were very and powerful, and set up a large kingdom. Kingdoms were set up in other parts of the country as well. Of South Asia, including the present countries of India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan and Sri Lanka, and the neighboring countries of Afghanistan, Iran, China and Myanmar. South Asia is often called a subcontinent because although it is smaller than continent, it is very large and is separated from the rest of Asia by same hills. Throughout, people traveled from one part of the subcontinent to another. The hills and high mountains, including the Himalayas, deserts, rivers and seas made journeys dangerous at times, but never impossible. So, men and women moved in search of livelihood, as also to escape from natural disasters like floods or droughts. Sometimes men marched in armies, conquering others' lands. Besides, merchants traveled with caravans or ships, carrying valuable goods from place to place. And religious teachers walked from village to village, town to town, stopping to offer instruction and advice on the way. Finally, some people perhaps traveled driven by a spirit of adventure, wanting to discover new and exciting places. All these led to the sharing of ideas between people.
Why do people travel nowadays? Look at map 1 once more. Hills, mountains and scars form the natural frontiers of the subcontinent. While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains और समुद्रों को पार करो। सीमा पार से भी लोग उपमहाद्वीप में आए और यहाँ बस गए। लोगों के इन आंदोलनों ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। लोगों ने कई सैकड़ों वर्षों में पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि खाना पकाने के नए तरीके साझा किए हैं। भूमि के नाम हम अक्सर अपने देश के लिए जिन दो शब्दों का प्रयोग करते हैं वे हैं इंडिया और भारत। इंडिया शब्द सिंधु से आया है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और ग्रीस को ढूंढो। ईरानियों और यूनानियों ने जो लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम से होकर आए थे और सिंधु से परिचित थे। इसे हिंडोस या इंडोस कहा और नदी के पूर्व की भूमि को भारत कहा। भरत नाम का उपयोग उन लोगों के समूह के लिए किया गया था जो उत्तर पश्चिम में रहते थे और जिनका उल्लेख संस्कृत की सबसे पुरानी रचना लगभग 3500 साल पहले की तारीख ऋग्वेद में किया गया है। बाद में इसका उपयोग देश के लिए किया जाने लगा। And cross the seas. People from across the frontiers also came into the subcontinent and settled here. These movements of people enriched our cultural traditions. People have shared new ways of carving stone, composing music, and even cooking food over several hundreds of years. Names of the land, two of the words we often use for our country, are India and Bharat. The word India comes from the Indus, called Sindhu in Sanskrit. Find Iran and Greece in your atlas. The Iranians and the Greeks who came through the northwest about 2500 years ago and were familiar with the Indus, called it the Hindus or the Indos, and the land to the east of the river was called India. The name Bharat was used for a group of people who lived in the northwest, and who are mentioned in the Rigveda, the earliest composition in Sanskrit, dated to about 3500 years ago. Later it was used for the country. अतीत के बारे में पता लगाना। अतीत के बारे में पता लगाने के कई तरीके हैं। एक तो उन किताबों को खोजना और पढ़ना है जो बहुत पहले लिखी गई थीं। इन्हें पांडुलिपियां कहा जाता है क्योंकि ये हाथ से लिखी गई थीं। ये लैटिन शब्द मनु से आया है, जिसका अर्थ है हाथ। ये आमतौर पर ताड़ के पत्ते पर या हिमालय में उगने वाले संती नामक पेड़ की विशेष रूप से तैयार छाल पर लिखे जाते थे। Finding out about the past. There are several ways of finding out about the past. One is to search for and read books that were written long ago. These are called manuscripts because they were written by hand. This comes from the Latin word manu, meaning hand. These were usually written on palm leaf or on the specially prepared bark of a tree known as the birch, which grows in the Himalayas. इन वर्षों में कई पांडुलिपियों को कीड़े खा गए, कुछ नष्ट हो गए, लेकिन कई बच गए हैं, अक्सर मंदिरों और मठों में संरक्षित हैं। ये पुस्तकें सभी प्रकार के विषयों से संबंधित थीं, धार्मिक विश्वास और प्रथाएं, राजाओं का जीवन, चिकित्सा और विज्ञान। इसके अलावा महाकाव्य, कविताएं, नाटक थे। इनमें से कई संस्कृत में लिखे गए थे, अन्य प्राकृत, आम लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा और तमिल में थे। हम शिलालेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ये पत्थर या धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर लिखे गए लेख हैं। कभी कभी राजा अपने आदेश खुदवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। अन्य प्रकार के शिलालेख भी हैं जहां पुरुषों और महिलाओं, राजाओं और रानियों सहित ने जो कुछ किया उसे दर्ज किया। उदाहरण के लिए, राजा अक्सर युद्ध में जीत का रिकॉर्ड रखते थे। क्या आप कठोर सतह पर लिखने के लाभों के बारे में सोच सकते हैं? और क्या कठिनाइयां हो सकती थीं?
और भी बहुत सी चीजें थीं जो अतीत में बनाई और इस्तेमाल की जाती थीं। इन वस्तुओं का अध्ययन करने वाले पुरातत्वविद कहलाते हैं। वे पत्थर और ईंट, चित्रों और मूर्तिकला से बने भवनों के अवशेषों का अध्ययन करते हैं। वे उपकरण, हथियार, बर्तन, धूपदान, आभूषण और सिक्के खोजने के लिए खोज और खुदाई, पृथ्वी की सतह के नीचे खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर की हो सकती हैं, अन्य हड्डी, पकी हुई मिट्टी या धातु की। कठोर, अविनाशी पदार्थों से बनी वस्तुएं आमतौर पर लंबे समय तक जीवित रहती हैं। Over the years, many manuscripts were eaten away by insects, some were destroyed, but many have survived. Often preserved in temples and monasteries. These books dealt with all kinds of subjects, religious beliefs and practices, the lives of kings, medicine and science. Besides, there were epics, poems, plays. Many of these were written in Sanskrit, others were in Prakrit, languages used by ordinary people, and Tamil. We can also study inscriptions. These are writings on relatively hard surfaces such as stone or metal. Sometimes, kings got their orders inscribed so that people could see, read and obey them. There are other kinds of inscriptions as well, where men and women, including kings and queens, recorded what they did. For example, kings often kept records of victories in battle. Can you think of the advantages of writing on a hard surface? And what could have been the difficulties? There were many other things that were made and used in the past. Those who study these objects are called archaeologists. They study the remains of buildings made of stone and brick, paintings and sculpture. They also explore and excavate, dig under the surface of the earth, to find tools, weapons, pots, pans, ornaments and coins. Some of these objects may be made of stone, others of bone, baked clay or metal. Objects that are made of hard, imperishable substances usually survive for a long time. बाएं, पुराने शहर का एक बर्तन। इस तरह के बर्तन करीब 4700 साल पहले इस्तेमाल किए जाते थे। दाएं, एक पुराना चांदी का सिक्का। इस तरह के सिक्के लगभग 2500 साल पहले से उपयोग में थे। आज हम जिस सिक्के का उपयोग करते हैं, उससे किस प्रकार भिन्न है? लेफ्ट, a pot from an old city. Pots like these were used about 4700 years ago. Right, an old silver coin. Coins such as this one were in use from about 2500 years ago. In what ways is the coin different from the ones we use today? पुरातत्वविद जानवरों, पक्षियों और मछलियों की हड्डियां भी खोजते हैं ये पता लगाने के लिए कि लोग अतीत में क्या खाते थे। पौधे के अवशेष बहुत कम जीवित रहते हैं। यदि अनाज के बीज या लकड़ी के टुकड़े जल गए हों, तो वे जले हुए रूप में जीवित रहते हैं। क्या आपको लगता है कि पुरातत्वविदों को कपड़ा अक्सर मिलता है? इतिहासकार, अर्थात विद्वान जो अतीत का अध्ययन करते हैं, अक्सर पांडुलिपियों, शिलालेखों और पुरातत्व से प्राप्त जानकारी को संदर्भित करने के लिए स्रोत शब्द का उपयोग करते हैं। एक बार जब स्रोत मिल जाते हैं, तो अतीत के बारे में सीखना एक साहसिक कार्य बन जाता है, क्योंकि हम इसे थोड़ा थोड़ा करके फिर से बनाते हैं। तो इतिहासकार और पुरातत्वविद जासूस की तरह होते हैं, जो हमारे अतीत के बारे में पता लगाने के लिए सुराग की तरह इन सभी स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। एक अतीत या कई। ध्यान दें, क्या आपने इस पुस्तक का शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया? हमने अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन में इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए किया है कि अतीत लोगों के विभिन्न समूहों के लिए अलग था। उदाहरण के लिए, चरवाहों या किसानों का जीवन राजाओं और रानियों के जीवन से भिन्न था, व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से भिन्न था, इत्यादि। Archaeologists also look for bones of animals, birds, and fish to find out what people ate in the past.
Plant remains survive far more rarely. If seeds of grain or pieces of wood have been burnt, they survive in a charred form. Do you think cloth is found frequently by archaeologists? Historians, that is, scholars who study the past, often use the word source to refer to the information found from manuscripts. Inscriptions and archaeology. Once sources are found, learning about the past becomes an adventure, as we reconstruct it bit by bit. So historians and archaeologists are like detectives, who use all these sources like clues to find out about our pasts. One past or many. Note, did you notice the title of this book, Our Pasts? We have used the word pasts in plural to draw attention to the fact that the past was different for different groups of people. For example, the lives of herders or farmers were different from those of kings and queens, the lives of merchants were different from those of craftspersons, and so on. साथ ही, जैसा कि आज भी सच है, देश के विभिन्न हिस्सों में लोग अलग अलग प्रथाओं और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए, आज अंडमान द्वीप समूह में रहने वाले अधिकांश लोग अपना भोजन मछली पकड़कर, शिकार करके और वनोपज एकत्र करके प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत, शहरों में रहने वाले अधिकांश लोग भोजन की आपूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। इस तरह के मतभेद अतीत में भी मौजूद थे। इसके अतिरिक्त एक और प्रकार का भेद है। हम राजाओं और उनके द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं क्योंकि वे अपनी जीत का रिकॉर्ड रखते थे। आमतौर पर, सामान्य लोग जैसे शिकारी, मछली पकड़ने वाले लोग, इकट्ठा करने वाले, किसान या चरवाहे अपने कार्यों का रिकॉर्ड नहीं रखते थे। जबकि पुरातत्व हमें उनके जीवन के बारे में पता लगाने में मदद करता है। बहुत कुछ ऐसा है जो अज्ञात है। आरटी लिस्ट तारीखों का क्या अर्थ है? अगर कोई आपसे तारीख पूछता है, तो आप शायद दिन, महीना और साल 2000 और कुछ का उल्लेख करेंगे। इन वर्षों की गणना आमतौर पर ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह के जन्म की तारीख से की जाती है। तो 2000 का मतलब ईसा मसीह के जन्म के 2000 साल बाद। ईसा मसीह के जन्म से पहले की सभी तिथियों को पीछे की ओर गिना जाता है और आमतौर पर बीसी, ईसा से पहले, अक्षर जोड़े जाते हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपने शुरुआती बिंदु के रूप में उपयोग करते हुए वर्तमान से पहले की तारीखों का उल्लेख करेंगे। Also, as is true even today, people followed different practices and customs in different parts of the country. For example, today most people living in the Andaman Islands get their own food by fishing, hunting, and collecting forest produce. By contrast, most people living in cities depend on others for supplies of food. Differences such as these existed in the past as well. Besides, there is another kind of difference. We know a great deal about kings and the battles they fought because they kept records of their victories. Generally, ordinary people such as hunters, fishing folk, gatherers, farmers or herders did not keep records of what they did. While archaeology helps us to find out about their lives, there is much that remains unknown. RT Lisht, what do dates mean? If somebody asks you the date, you will probably mention the day, month and year, 2000 and something. These years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity. So, 2000 means 2000 years after the birth of Christ.